Hello everyone. Today we will start next topic, the ideal kingdom, आदर्श राज्य। तो इस वाले पॉइंट में हम देखेंगे कि जो मुग़ल पीरियड था उसमें जैसे हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि राजा हमेशा एक ही सिद्धांत था उनका कि राजा हैं वो क्या मानते थे कि उनको जो पावर मिली है वो कहाँ से मिली है, गॉड से, भगवान से डायरेक्टली उनको वो पावर मिली है और उसी पावर के द्वारा वो जो उनकी प्रजा है, जो जनता है वहाँ की, उन पे शासन कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेकर हम इस पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा ऐसे सोर्स हैं जहाँ से ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें ए डिवाइन लाइट, एक दैवीय प्रकाश, यानी कि भगवान के द्वारा दिया गया एक प्रकाश या एक पावर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखेंगे कोर्ट क्रॉनिकल्स ड्रू अपॉन मैनी सोर्सेज टू शो दैट द पावर ऑफ द मुगल किंग्स केम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। कि जो कोर्ट के जो इतिहासकार हैं या फिर जो इतिवृत्तकार हैं, जो मुग़ल कोर्ट के इतिवृत्तकार हैं, वो बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं या बहुत सारे ऐसे मैनी सोर्सेज हैं जहाँ पे ये दिखाने का दावा करते हैं कि जो मुग़ल किंग हैं, जो मुग़ल राजा हैं, उनकी जो पावर है वो कहाँ से मिली है, डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। कि उनको जो पावर है वो कहाँ से मिली है, डायरेक्टली गॉड से मिली है, भगवान को उन्होंने ये पावर दी है। तो इसी से जैसे बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं। एक इसमें स्टोरी आती है जो मंगोल क्वीन है अलानकुआ, उसके बारे में कि अलानकुआ जो रानी थी वो अपने शिविर में आराम कर रही थी और उसी टाइम जो सूर्य की किरणें उन पर पड़ी तो वो उन्हीं सूर्य की किरणों की वजह से गर्भवती हो गई थी। ठीक है, यानी उनको जो संतान प्राप्ति हुई, उनके जो बच्चे हुए वो भगवान सूर्य देव के एक अंश के रूप में थे या भगवान सूर्य देव का एक प्रकाश से, उनके प्रभाव से हुए थे। ठीक है, और यही जो प्रकाश या फिर ये जो एक आप बोल सकते हो प्रभाव सूर्य देव का उनके जो संतानों में था, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता रहा है। अब यहाँ पे मंगोल जो क्वीन है अलानकुआ, उनकी स्टोरी से क्यों इसको रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था स्टार्टिंग में इस चैप्टर में कि जो मुग़ल हैं वो मदर साइड से किससे रिलेटेड बताए थे हमने, मंगोलों से। ठीक है, कि मातृपक्ष वो मंगोल जो मंगोल साम्राज्य था उसके वंशज हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे रानी अलानकुआ की स्टोरी को इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अबुल फजल प्लेस्ड मुगल किंगशिप एज द हाईएस्ट स्टेशन इन द हायरकी ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिसीविंग लाइट एमेंटिंग फ्रॉम गॉड। कि इसमें क्या है कि अबुल फजल ने जो भगवान से मतलब डायरेक्टली जो प्रकाश निकलता है, जो लाइट भगवान से निकलती है, वो सीधे जो जिन चीज़ों को मिलती है, जैसे कि हम यहाँ पे पिरामिड नुमा चीज़ पढ़ते हैं कि यहाँ से अगर भगवान से कोई चीज़ें मिल रही है तो टॉप पर यानी कि हाईएस्ट स्टेशन पे अबुल फजल ने किसको रखा है, मुग़लों को। ठीक है, जो मुग़ल किंग्स थे उनको रखा है कि भगवान से जब प्रकाश निकलता है तो वो डायरेक्टली सीधे मतलब सबसे पहले किसको मिलता है, जो मुग़ल शासक हैं उनको मिलता है, बाकी चीज़ों को बाद में मिलता है। तो ये अबुल फजल का कहना है और उन्होंने मुग़ल जो किंगशिप है, मुग़ल जो राजा है, उनको सबसे ऊपर वाले पद पर या सबसे ऊपर वाले हाईएस्ट स्टेशन पे रखा है। ठीक है, दूसरा इसमें गॉड के लिए यहाँ पे फर ए ज़ादी जो टर्म है उसका यूज हुआ है। तो आप देखोगे फर ए ज़ादी ये पर्शियन लैंग्वेज में है और गॉड के लिए मतलब कि यूज़ किया गया है। तो ऐसे जो टर्म हैं आप उनको या तो अलग से हाईलाइट करें, क्योंकि ऐसे टर्म हैं ये जो वन वर्ड हमारे जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें अक्सर पूछे जाते हैं, जो मैचिंग टेबल आते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं कि फर ए ज़ादी किसके लिए यूज़ हुआ है, तो ये गॉड के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अबुल फजल कि अबुल फजल ने जो जैसे हमने बात की कि अबुल फजल ने मुग़ल शासकों को सबसे टॉप पे रखा है, तो क्यों रखा है, इसके पीछे क्या रीज़न था। तो अबुल फजल के बारे में देखेंगे कि ही वाज इंस्पायर्ड बाय फेमस ईरानियन सूफ़ी संत शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। कि जो अबुल फजल हैं वो किन से इंस्पायर्ड थे, किन से प्रभावित थे, जो फेमस ईरान के जो सूफ़ी संत थे शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ठीक है, डेथ है इनकी 1191 में। तो जो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थी ये उनसे प्रभावित थे, उनकी विचारधारा, और शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ही ऐसे फर्स्ट आप कह सकते हो ऐसे सूफ़ी संत थे जिन्होंने इस आइडिया को डेवलप किया। ठीक है, वो फर्स्ट डेवलप्ड दिस आइडिया। कौन सा आइडिया, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो मुग़ल शासक थे या फिर कोई भी शासक है वो भगवान के द्वारा जो पावर दी गई है, भगवान ने उनको जो प्रकाश दिया है उसके द्वारा शासन करते हैं। ठीक है, तो ये वाला आइडिया किसने डेवलप किया, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने। ठीक है, नेक्स्ट है जो सुहरावर्दी जो सिलसिला है उसके बारे में।
द ओरिजिन ऑफ सुहरावर्दीज फिलोसफी इज़ प्लेटो रिपब्लिक, कि जो सुहरावर्दी फिलोसफी है, सुहरावर्दी जो दर्शन है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, जो प्लेटो, जो एक आप कह सकते हो कि यूनानी जो स्कॉलर थे, जो फिलोसफर थे, उनकी जो रिपब्लिक है, ठीक है, उनकी रिपब्लिक, उनकी जो बुक है रिपब्लिक, वहाँ से इनके जो सुहरावर्दी फिलोसफी है, सुहरावर्दी दर्शन है, उसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो सुहरावर्दी जो फिलोसफी है, इससे रिलेटेड जो भी बुक्स हैं, टेक्स्ट हैं, जो रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, उनको इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। इस्लामिक जो दुनिया है उसमें, यानी कि ज़्यादातर सुहरावर्दी को फॉलो करने वाले जो उनके फॉलोवर्स हैं, अनुयायी हैं, वो ज़्यादा है, ठीक है। तो जो प्लेटो की जो रिपब्लिक है, इसको किसने पढ़ा, दे वर स्टडीज़ बाय शेख मुबारक, ठीक है, शेख मुबारक, इन्होंने इस पुस्तक को, जो रिपब्लिक है, इसको पढ़ा है। हु ट्रांसमिटेड देयर आइडियाज़ टू हिज सन फैजी और अबुल फजल, यानी जो शेख मुबारक हैं, ये किसके पिता हैं, फैजी के और अबुल फजल के, जो दोनों ही अकबर के जो नवरत्न थे उनमें शामिल थे। तो शेख मुबारक ने इसको पढ़ा और उससे जो ज्ञान मिला, उससे जो भी उनको ज्ञान मिला, जो जानकारी मिली, उसको किसको मतलब हस्तांतरित किया, किसको आगे पहुंचाया, जो खुद के बेटे थे उनके फैजी और अबुल फजल, ठीक है। तो अबुल फजल का डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ से भी है कि उनके पिता ने उनको ये ज्ञान दिया। दूसरा, ये सुहरावर्दी जो सिलसिला था उससे भी इंस्पायर्ड थे, ठीक है। मुगल आर्टिस्ट फ्रॉम द 17th century ऑनवर्ड बिगिन टू पोर्ट्रे एम्पियर वेयरिंग द हेलो, कि 17वीं शताब्दी तक आते आते जो मुग़ल आर्टिस्ट थे, जो मुग़ल कलाकार थे, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था क्या, जो सम्राट थे, जो शासक थे, उनको एक प्रभामंडल के रूप में दिखाना, या फिर उनको जैसे दिव्य रूप में उनके चित्र बनाना, ठीक है, दिव्य रूप के उनमें चित्र बनाना। जैसे यूरोपियन जो चित्र थे, या यूरोपियन आप कह सकते हो, जो ऐसे देवताओं के अंश माने गए हैं, जैसे ईसा मसीह थे, उनकी माता जो मेरी थी, उनके रूप में भी मुग़ल शासकों को और मुग़ल जो रानियाँ थी उनको दिखाया जाने लगा कि इनको वहाँ से भी प्रकाश मिल रहा है। तो 17th century में आके जो कलाकार थे, उन्होंने ऐसे चित्र बनाने स्टार्ट कर दिए कि मुग़लों को उनकी ऐसी वेशभूषा जो उन्होंने पहने हुए हैं, कपड़े ऐसे मतलब दिव्य दिखाए गए हैं कि भगवान के अवतार में उनको दिखाना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा ए यूनिफाइंग फोर्स, सुलह ए कुल। सुलह ए कुल एकीकरण का एक स्रोत। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सुलह ए कुल है क्या। सुलह ए कुल एक आप कह सकते हैं विचारधारा है जिसको अकबर ने प्रभाव में लाया, अकबर ने जिसको स्टार्ट किया, ठीक है। जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हो सुलह ए कुल, कि जितने भी कुल हैं उनमें सुलह होना, यानी सर्वत्र भाईचारा, जितने भी धर्म हैं, जातियां हैं, उनके बीच में भाईचारे की भावना होना, ऐसी सद्भावना उनमें रहनी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहना, और इसको अकबर ने स्टार्ट किया था। अकबर की आप देखोगे जो धार्मिक पॉलिसी थी, जो धार्मिक नीतियाँ थी, वो कहीं ना कहीं जो भक्ति विचारधारा या फिर हम कह सकते हैं सूफी विचारधारा से प्रभावित थी, वो उनसे इंस्पायर्ड थे। तो उन जो विचारधाराओं की अच्छी अच्छी बातें थी, अच्छी जो सिद्धांत थे, उनको अकबर ने फॉलो किया, ठीक है। तो सुलह कुल की नीति क्या है कि जितने भी धर्म और जातियां हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं होना, पक्षपात नहीं रखना किसी के साथ भी, सभी को बराबर अधिकार देना, ठीक है। और अकबर ने इस नीति को लागू करने के लिए आगे आप देखोगे बहुत से ऐसे कार्य भी किए जिनके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अबुल फजल डिस्क्राइब द आइडियल ऑफ सुलह ए कुल एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ एनलाइटेड रूल्स, कि अबुल फजल ने इसकी परिभाषा देते हुए कि सुलह कुल है क्या, उसकी परिभाषा देते हुए अबुल फजल ने बताया है कि सुलह कुल जो मुग़ल साम्राज्य है उसकी क्या है, आधारशिला है, ठीक है, उसकी आधारशिला है, उसकी नींव है। यानी मुग़ल साम्राज्य जिस चीज़ पे खड़ा है वो क्या है, सुलह कुल की नीति, यानी मुग़ल जो शासक हैं उनकी जो रिलीजियस पॉलिसी है, धार्मिक नीति, वो क्या है कि सभी धर्मों को बराबर लेके चलना है, किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। तो अबुल फजल ने ये विचारधारा रखी है। नेक्स्ट है इसमें इन सुलह कुल ऑल रिलीजियस एंड स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट ऑन कंडीशन दैट दे डिड नॉट अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट्स और फाइट अमंग देमसेल्फ, कि जो सुलह कुल है उसमें सभी अपनी जो एक विचारधारा है उसमें क्या है कि जितने भी जो धर्म हैं वो अपने जो उनके मत हैं या उनकी जो अभिव्यक्ति है, जो उनके विचार हैं, जो आइडियाज़ हैं, उनको क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं उनकी, ठीक है, एक्सप्रेशन उनको अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन
बट उनमें एक कंडीशन है कि वो क्या नहीं कर सकते, अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, कि जो राज्य की जो सत्ता है, जो प्रभु सत्ता है, या राज्य को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकते, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैसे प्रेजेंट में भी हम देख सकते हैं कि हम हमारे देश में रहते हुए ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते जो हमारे देश के हित में ना हो या हमारे देश की जो प्रभु सत्ता है उसको नुकसान पहुंचाती हो। तो सुलह कुल की नीति क्या थी कि सभी धर्मों को अपने विचार, जो उनके विचार हैं, जो जैसी भी उनकी अभिव्यक्ति है, ठीक है, जो उनके मत हैं, उनको वो मतलब कि एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनका विस्तार कर सकते हैं या फिर उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, बट क्या नहीं कर सकते कि उनके जो विचार हैं उनसे राज्य को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और सेकंड क्या है कि वो आपस में झगड़े नहीं, यानी किसी एक के विचार ऐसे नहीं हो कि दूसरा उससे सहमत ना हो और उनका आपस में झगड़ा हो जाए, ठीक है। यह है सुलह की कुल की नीति कि जितने भी धर्म हैं उनमें भाईचारे की भावना रहनी चाहिए। इसमें द आइडियल ऑफ सुलह ए कुल वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट पॉलिसी, कि जो सुलह कुल की नीति है, जो सुलह कुल का जो विचार है उसको राज्य की नीतियों के द्वारा प्रभाव में लाया गया, यानी राज्य में जो नीतियाँ, जो पॉलिसी लागू की गई स्टेट पॉलिसी, उनके थ्रू उनको प्रभाव में लाया गया। सुलह कुल की कौन सी नीतियाँ, जैसे इसमें एग्जांपल हम देखेंगे कि मुग़ल एम्पायर में हम पढ़ते हैं जैसे ईरानी, तुरानी या फिर राजपूत, दक्कनी, अफ़गानी, जितने भी बाहर के जो लोग थे या फिर दूसरे धर्मों के जो लोग थे जैसे हिंदू या फिर मुस्लिम, सभी को जैसे ऊंचे ऊंचे पद दिए गए थे। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म के साथ या बाहर से जो आए हैं, दूसरी संस्कृति के जो लोग हैं, उनके साथ कोई भेदभाव किया गया था। जैसे हम एक दो इसमें पढ़ते हैं जैसे कि अकबर के टाइम पे बीरबल जो हिंदू धर्म से थे, तो ये है कि सभी को वहाँ पे बराबर अधिकार दिए गए थे और लोगों के सामने एक ये प्रतीक के रूप में दिखाया गया था कि जब मुग़ल जो शासन है उसमें ऊंचे पदों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है, तो जो नीचे जो लोकल लेवल का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उसमें भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, और इसी को लेकर अकबर ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी। जो अकबर एबोलिश्ड द टैक्स ऑन पिलग्रिमेज इन 1563 एंड जजिया इन 1564, कि अकबर ने जो टैक्स थे पिलग्रिमेज यानी कि जो तीर्थ यात्रा कर थे, ठीक है, तीर्थ यात्रा कर क्या थे, तीर्थ यात्रा कर, ये तीर्थ यात्रा कर मेनली ये हिंदुओं पे लगाए गए थे कि हिंदू लोग जो अपने देवी देवताओं के मंदिरों में या जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में जब दर्शन के लिए वहाँ पे जाते थे उनके मंदिरों में, तो उस यात्रा पे टैक्स देना पड़ता था हिंदुओं को, ठीक है। और जब अकबर को ये बात पता चलती है कि उसके राज्य में हिंदुओं से तीर्थ यात्रा पे टैक्स लगाया जा रहा है, तो उसको उन्होंने बंद कर दिया था, उसको समाप्त कर दिया था कब, 1563 में, 1563 में, एंड जजिया इन 1564। और जजिया, जो एक जजिया नाम का टैक्स था, उसको 1564 में बंद कर दिया था, उसको समाप्त कर दिया था। जजिया क्या था कि ये भी हिंदुओं से लिया जाने वाला एक कर था कि जो मुस्लिम जिस टाइम मुस्लिम साम्राज्य है और उस साम्राज्य में जो हिंदू लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कि वो हिंदुओं के मुसलमानों के साम्राज्य में रह रहे हैं, तो हिंदुओं को मुस्लिम जो शासक हैं उनको एक टैक्स पे करना पड़ता था अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए, तो उसी को कहा गया है जजिया टैक्स। तो इसको भी 1564 में अकबर ने बंद कर दिया था, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि जैसे बहुत सारे ऐसे कार्य इसमें मुग़ल साम्राज्य में किए गए, जैसे कि जो पहले के टाइम में मंदिर तुड़वा दिए गए थे उनको रिपेयर करवाया गया, और ये शाहजहाँ और जहांगीर के टाइम पीरियड में किया गया था, ठीक है। और किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, ऐसे बहुत सारे आप देखोगे टैक्स को अकबर ने बंद किया था, जिससे जो धार्मिक पक्षपात को दिखाता था, ठीक है। तो ऐसा किया गया। लेकिन उसके बाद में औरंगजेब ड्यूरिंग द रेन ऑफ द लेटर द जजिया वाज रीइम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट। लेकिन बाद के टाइम पीरियड में जाके जो औरंगजेब थे उन्होंने अपने टाइम पीरियड में जजिया को दोबारा से लागू कर दिया था, ठीक है। जजिया टैक्स जो हिंदुओं से, नॉन मुस्लिम से लिया जा रहा था, उसको दोबारा से लागू इन्होंने कर दिया था। कहाँ पे, औरंगजेब ने जाके। लेकिन इनके टाइम पीरियड में भी एक बात देखने को मिलती है कि औरंगजेब के टाइम पीरियड में जो सबसे ज़्यादा एक होते ना ऊंचे पद सबसे ज़्यादा हिंदुओं को दिए गए थे, और इनके प्रशासन में सबसे ज़्यादा हिंदू थे औरंगजेब के टाइम पीरियड में। तो जो सुलह कुल की नीति है वो हम यहाँ औरंगजेब के भी टाइम पीरियड में देख सकते हैं कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस नीति का पालन किया था। नेक्स्ट है इसमें जस्टिस सोवर्टी एज
सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभु सत्ता। ठीक है, तो इसमें देखते हैं द आइडिया ऑफ जस्टिस विच केम टू स्टैंड फॉर द हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ मुगल मोनार्की, कि मुगल जो राजतंत्र है, मोनार्की राजतंत्र, मुगल राजतंत्र में जो जस्टिस है या फिर जो न्याय करने की जो विचार है, विचारधारा है, उसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वर्च्यू यानी कि सबसे बड़ा एक सद्गुण कहा गया है। वर्च्यू सबसे बड़ा सद्गुण उसको कहा गया है कि मुगल राजतंत्र की एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो न्याय में विश्वास रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें वन ऑफ द फेवरेट सिंबल्स यूज्ड बाय आर्टिस्ट वाज द मोटिव ऑफ द लॉइन एंड गोट पीसफुली विद ईच अदर। और इस चीज़ को दर्शाने के लिए कि मुग़ल जो शासक हैं वो न्याय की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जो मुग़ल आर्टिस्ट थे वो अपने जो एक प्रतीक था, जो उनका पसंदीदा एक फेवरेट जो सिंबल्स था उसको यूज करते थे। क्या था वो सिंबल, क्या प्रतीक था कि एक लॉइन, एक शेर और एक बकरी, गोट शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, शांतिपूर्वक लॉइन और बकरी, जबकि हम जैसे कॉमनली देखते हैं कि जो शेर है वो बकरी को खा जाएगा, लेकिन इसमें एक ऐसा प्रतीक दिखाया गया है कि बकरी और जो शेर है वो साथ में बैठे हुए हैं। ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि मुग़ल जो शासन है, मुग़ल प्रशासन है, शासन है, उसमें जो एक निर्धर या फिर हम लगा सकते हैं जो कमज़ोर वर्ग है या फिर एक जो बलशाली वर्ग है, बलवान वर्ग है, उनके बीच में कोई पक्षपात नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। वो सद्भावनापूर्ण व्यवहार एक दूसरे के साथ में रखते हैं, कोई भी भेदभाव उनमें नहीं होता, चाहे वो कितना भी अमीर हो चाहे कितना भी गरीब हो। ये उसको दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। नेक्स्ट है इसमें अबुल फजल डिफाइंड सोवर्टी एज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द एम्पीरियर प्रोटेक्ट द फोर एसेंस ऑफ हिज सब्जेक्ट, कि अबुल फजल ने इसको परिभाषित किया है कि इसको जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक अनुबंध है, किस किस के बीच में, राजा और वहाँ की जो प्रजा के बीच में एक सामाजिक अनुबंध है, उसको दर्शाने की कोशिश की है कि जो राजा है, ठीक है, कि जो वहाँ का शासक है वो प्रोटेक्ट करता है जो चार सत्व हैं, जो हर व्यक्ति को जिसकी ज़रूरत होती है, जो नीड है उसकी, उन चारों तत्वों की जो राजा है वो रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। कौन से हैं वो तत्व? फर्स्ट है लाइफ, जीवन, जिसको जन कहा गया है, उनके जीवन के यानी उस मुग़ल साम्राज्य में रहने वाले लोगों के जीवन की सुरक्षा करता है। प्रॉपर्टी यानी उनकी जो संपत्ति है, माल जिसको कहा गया है, जो संपत्ति है, धन है, उसकी रक्षा करेगा। तीसरा है ऑनर, नामस, यानी कि उनका आप देखोगे जो एक सम्मान है उनका, उस सम्मान की सुरक्षा करेगा, उसकी रक्षा करेगा। और फेथ, उनके विश्वास का, यानी इन चारों चीज़ों की जो मुग़ल शासक है वो सुरक्षा करेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा, जिसको उनके जीवन को, उनका जो धन है, जो प्रॉपर्टी है उसको, उनके सम्मान को और उनके विश्वास को। और बदले में जो शासक है वो लोगों से, अपनी प्रजा से क्या चाहेगा? इन रिटर्न डिमांड्स, कि वो क्या डिमांड करेगा कि वो उसकी जो आज्ञा पालन है, जो उसके आदेश हैं उनको, उनका पालन करे, आज्ञा का पालन करे। और क्या करे? ए शेयर ऑफ रिसोर्सेज, और उसके जो संसाधन है उसमें से कुछ हिस्सा वो जो शासक है उसको दे। ठीक है, अपने संसाधन का हिस्सा कैसे देंगे? वो टैक्स के रूप में। ठीक है, यानी कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक अनुबंध है कि एक होता है ना कि राजा उनकी सुरक्षा करेगा और वो राजा के आदेशों का पालन करेंगे, इसमें कहा गया है। ये है यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दूसरा इसमें है कि ये जो लोग हैं या फिर वहाँ की जो प्रजा है वो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पालन क्यों करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुग़ल शासकों में एक न्याय की जो विचारधारा थी कि वो न्याय पूर्ण या न्याय की विचारधारा में विश्वास रखते थे। इसी विश्वास, इसी विचारधारा के कारण लोग मतलब कि उनको पसंद करते थे कि ये एक न्याय प्रदान करने वाले राजा हैं, और इसी कारण उनके जो आदेश थे उनका पालन किया जाता था और इस कॉन्ट्रैक्ट को अभी माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें चेन ऑफ जस्टिस। एक हम पढ़ते हैं मुग़ल पीरियड में एक न्याय की जंजीर, चेन ऑफ जस्टिस, न्याय की जंजीर लगाने का काम किया था, और वो सबसे पहले जहांगीर ने किया था। जहांगीर ने अपने जो महल के बाहर एक चेन लगवाई थी कि जब भी किसी व्यक्ति को न्याय की ज़रूरत होती है, किसी के साथ में कोई भेदभाव किया जाता है, तो वो आके और उस चेन को जैसे हिलाते हैं, जिससे राजा को पता चल जाएगा कि किसी को बाहर न्याय की ज़रूरत है, उसको न्याय चाहिए। तो उसको यानी कि चेन ये किस चीज़ का सिंबल है? यहाँ पे न्याय का। ठीक है, न्याय का सिंबल है, और जहांगीर ने इस चेन को लगवाया था।
तो इसकी बताया जा रहा है कि ये जो चेन है, ये जो जंजीर है, इसकी लंबाई कितनी थी, 30 गज, ठीक है, 30 गज इसकी लंबाई थी। और इस पे लगभग 60 की लगभग इस पे बेल लगी हुई थी, घंटियाँ लगी हुई थी, जिनको बजाने से काफ़ी आवाज़ होती थी और राजा को ये पता चल जाता था कि न्याय की ज़रूरत है या राजा को न्याय करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो जिसके द्वारा जो लोग हैं वो राजाओं को अपनाते थे, कि उनका जो दैविक सिद्धांत हमने पढ़ा है उसको फॉलो करते थे, हाँ उनका अनुसरण करते थे कि हाँ जो मुग़ल शासक हैं वो कहीं ना कहीं भगवान का एक रूप है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक आइडियल किंगडम, ठीक है। थैंक यू।